हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आज आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट तो बिना सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं, मेरे को यहाँ पता चलता है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। और मैं बता दूं, सबसे पहले आंसर की आपके एग्जाम होने के जस्ट 10 मिनट बाद सबसे पहले आंसर की आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो आंसर की के लिए भी बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दिया है, दोनों वीडियो को देख करके रख लीजिएगा। दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट, दोनों बल्कि 3 वीडियो दिया है, 3 वीडियो आज ही 2 दिया है और एक कल दिया था। उन तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग 5 मार्क्स वाला सारा देखने वाला। कितने? 5 मार्क्स वाला, मैक्सिमम 5 मार्क्स वाले हैं, और एक दो क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा देखिएगा हमारे पास पहला प्रश्न कौन सा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सबसे पहले इंग्लिश में और नीचे हिंदी में भी है। हिंदी वाला स्टूडेंट ना घबराए, और जहां पर हिंदी में नहीं लिखा होता वहां पर मैं बोल कर भी बता देता हूँ। अब प्रॉपर तरीके से लिख करके दूंगा तभी आप लोग बोलेगा कि हिंदी में भी है, लेकिन मैं लिख करके भी लाई हूँ, आपको अभी नीचे दिखाऊंगा। सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए, कोई भी इधर उधर भागेगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है हमारे पास। पहला देखिएगा क्या बोल रहा है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री का है आपका। तो देखिए फैराडे का 2 लॉ होता है एक्चुअली। तो फर्स्ट देखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसका अमाउंट? सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब ये इसके अनुसार होता है, मतलब कि जो W है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि अगर यहाँ से बोले तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। क्यों को लिख सकते हैं IT, क्या लिख सकते हैं? IT लिख सकते हैं, जहाँ पर I है करंट, T है आपका टाइम है, ठीक है। और अगर कांस्टेंट हटेगा तो W इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ZIT, ठीक है। ZIT आ जाएगा। और यहाँ पर कौन क्या है मैंने ये भी लिख दिया है, आप लोग ऐसे ही लिखेगा सेम टू सेम। W क्या है? तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, ठीक है। और Z क्या है? तो Z है ईट अ कांस्टेंट। क्या है? Z कांस्टेंट है। अभी तुरंत हम लोगों ने यहाँ पर समानुपाती का साइन हटाया था, तभी तो Z आया था। तो Z एक कांस्टेंट है। I क्या है? I इलेक्ट्रिक करंट है, मैंने आप लोग को बताया। T क्या है? T टाइम है, मैंने बताया। तो इसको मेंशन कर दीजिएगा इस प्रकार से, ऐसे ही मेंशन कीजिएगा, बहुत अच्छा आपका दिखेगा, ठीक है। और एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ। इसके बाद सेकंड लॉ देखिए क्या बोल रहा है। फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, इफ द सेम इलेक्ट्रिक करंट, क्या? सेम इलेक्ट्रिक करंट इज फास्ट ऑन एन इलेक्ट्रोड फॉर द सेम टाइम, और सेम टाइम के लिए, ठीक ना। देन द अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट, तो जो अमाउंट होगा मटेरियल का जो डिपॉजिट होगा ऑन द इलेक्ट्रोड, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। किसके प्रोपोर्शनल होगा? इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, और ऑब्जेक्टिव में भी मैंने आपको कराया किसके इक्वल, किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा कि फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा कि W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा E1 के, इक्वेशन 1 बना दीजिए। फिर फॉर द सेकंड इलेक्ट्रोड क्या आ जाएगा? W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा E2 के, इक्वेशन सेकंड बना दीजिए। इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद वेयर E1 एंड E2 क्या है? तो ये भी मैंने लिख दिया कि वेयर E1 एंड E2 आर इक्विवेलेंट वेट। क्या है? इक्विवेलेंट वेट है, ठीक ना। एंड W1 एंड W2 आर द अमाउंट ऑफ मटेरियल। ये क्या है? तो अमाउंट ऑफ मटेरियल है जो कि डिपॉजिट किस पर? 2 इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कीजिए इक्वेशन 2 से, तो क्या आ जाएगा? W1 बाई W2, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका, ठीक है। यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग सेकेंड लॉ बोलते हैं फैराडे का। वी नो फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी इसमें थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? जानते हैं फर्स्ट लॉ से W बराबर ZIT होता है, W बराबर ZIT होता है, ठीक। तो यहाँ पर Z1 IT लिख सकते हैं, और W2 बराबर लिख सकते हैं Z2I2। इक्वेशन इसको थर्ड और फोर्थ बना दीजिए, फोर्थ और फाइव, क्योंकि हमारा थर्ड तक तो हो ही गया था। इसके बाद क्या कीजिए, इक्वेशन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से क्या लिख सकते हैं कि Z1/IT अपॉन Z2/IT इज इक्वल टू E1/E2। यहाँ पर IT कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कि Z1/Z2 इज इक्वल टू E1/E2। इतना लिख दीजिएगा, फैराडे लॉ में आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। चलिए
और इसके बाद है आपका सबसे पहले हिंदी में मैं बता देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएगा। हिंदी में देख लीजिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम इसको बोलते हैं। तो इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम फैराडे का प्रथम नियम, अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा, अंडरलाइन करने से आपका अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात W समानुपाती हो जाएगा Q के, और Q को हम लोग लिख सकते हैं IT, और यहाँ पर कॉन्स्ट मतलब कि समानुपाती का साइन हटेगा तो कॉन्स्टेंट आएगा Z, और कौन क्या है यहाँ पर लिख दीजिए कि W है इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, Z है एक स्थिरांक जिसको कि हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, और I है हमारा, I है धारा, और T है समय, ठीक। इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा पहला नियम। और दूसरा का नियम देखिए, फैराडे का द्वितीय नियम, क्या द्वितीय नियम, अंडरलाइन यहाँ भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रोड पर यदि समान विद्युत धारा, कैसा समान विद्युत धारा, समान समय में, और समय भी समान होना चाहिए के लिए प्रवाहित किया जाता है, समान समय के लिए समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा, तो जो इलेक्ट्रोड है उस पर जो भी जमा होगा पदार्थ, ठीक, उसकी मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। किसके, तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, ठीक है, देखिएगा। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रोड के लिए वही करेंगे कि W1 समानुपाती E1 और W2 समानुपाती E2, इक्वेशन 1 2 बना लीजिए। और कौन क्या है यहाँ पर बता दीजिए कि E1 E2 क्या है, तुल्यांकी भार है, और W1 W2 क्या है, तो जमा पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इक्वेशन 1 को डिवाइड कीजिए इक्वेशन 2 से, तो वही आपका आ जाएगा जो अभी मैंने इंग्लिश मीडियम में बताया था, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। और इसके बाद फैराडे का प्रथम नियम को भी यहाँ पर लगाइए, और यहाँ पर लिखिए, हम लोग जानते हैं फैराडे का प्रथम नियम से कि W बराबर ZIT, तो यहाँ पर W1 आ जाएगा Z1IT, और W2 हो जाएगा Z2IT, इक्वेशन 3 और सॉरी 4 और 5, और फिर 3, 4, 5 को लेकर के चलेंगे, यानी कि समीकरण 3, 4, 5 को, समीकरण 3, 4, 5 को, तो Z1IT अपॉन Z2IT इज इक्वल टू E1/E2, तो IT से IT कैंसिल, तो Z1/Z2 इज इक्वल टू E1/E2, ये हो गया आपका हिंदी में। और ये हमारा दूसरा का नियम था फैराडे का, ठीक है। तो फैराडे का हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और देखिएगा, एक और यहाँ पर देखिएगा, कौन सा है, कलराउस लॉ। कौन सा, कलराउस लॉ। देखिए इसमें भी एक्चुअली 2 नियम होते हैं, बट आप लोग एक में भी मर्ज करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख देंगे तो अच्छी बात है। देखिए तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि विथ द हेल्प ऑफ दिस रूल द मोलर कंडक्टिविटी क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजिली डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि CH3COOH है, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, CH3COO माइनस और H प्लस के बराबर लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही बात है। तो बस यही बात बोलता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं लेमडा, ये बड़ा वाला लेमडा होता है ना, कैपिटल लेमडा, तो लेमडा M CH3COOH इज इक्वल टू क्या जाएगा, लेमडा H प्लस और लेमडा CH3COO माइनस के बराबर होगा। यही हमारा प्रथम नियम होता है। और बाई एडिंग एंड सबस्ट्रैक्टिंग एन, और इसको हम लोग आगे भी बढ़ा करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि बाई एडिंग एंड सबस्ट्रैक्टिंग Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस को जोड़ेंगे घटाएंगे, और Cl माइनस को भी जोड़ेंगे घटाएंगे दोनों साइड, तो देखते हैं क्या बनेगा। देखिए ये तो एज इट इज इसको लिख देते हैं, इसको एज इट इज लिखिए। और यहाँ पर देखिए ये लेमडा, इसको कैपिटल लेमडा भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेमडा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इधर तो मैं कहूँगा कि स्मॉल लेमडा लिखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये देखिए इसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और इसको भी एज इट इज लिख दिया, बाकी इसको जोड़ना घटाना। तो यहाँ पर देखिए Na प्लस को मैंने जोड़ा, Na प्लस को घटाया भी, Cl माइनस को जोड़ा, Cl माइनस को घटाया भी, ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, आगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये एज इट इज, ठीक। और ये H और यहाँ से Cl, H और Cl, HCl बन जाएगा, लेमडा M HCl। और ये हमारा CH3COO माइनस, और यहाँ से हमारा Na, तो ये बन जाएगा CH3COO Na, ठीक है। और यहाँ पर फिर Na और Cl, NaCl मतलब कि NaCl मिलकर के बन जाएगा माइनस का लेमडा M NaCl, इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस अबव इक्वेशन, यानी कि हम लोग इस इक्वेशन से लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा कलराउस का प्रथम नियम, हिंदी में भी बताऊंगा, डोंट वरी। इसके बाद देखिए सेकेंड नियम क्या है, क्या बोल रहा है सेकेंड लॉ कलराउस का, विथ द हेल्प ऑफ द रूल द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा, कौन सा अल्फा इसको हम लोग बोलते हैं, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी डिटरमाइंड, यानी कि हम लोग अल्फा इज इक्वल टू बोल सकते हैं लेमडा M बाई लेमडा नॉट M, इस प्रकार से, ठीक है। तो यह हमारा सेकेंड लॉ है जो कि बहुत ही इजी होता है। हिंदी में देखिए, हिंदी में कलराउस नियम किधर गया, एक बार देखते हैं। हाँ यहाँ पर है हमारे पास, देखिएगा
कैसे करेंगे? कलराउस के नियम का प्रयोग। तो इस नियम के सहायता से दुर्बल अपघट्यों के मोलर चालकता का मान प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH एक दुर्बल अपघट्य है, इसको इस प्रकार से तोड़ कर लिख सकते हैं। और वही बात है यहाँ पर जो अभी मैं इंग्लिश में समझाया, दोनों में बार बार समझाने का क्या मतलब, सेम टू सेम है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, ठीक ना। तो वही वाला। और फिर यहाँ पर दूसरा का नियम आ जाएगा कि इस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजक स्थिरांक जो अल्फा होता है, अल्फा का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? तो यहाँ अल्फा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, इस प्रकार से, ठीक है। तो यह हो गया हमारा प्रथम और द्वितीय नियम किसका? कलराउस का। तो ये दो इंपॉर्टेंट थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मैंने दे दिया। इसके बाद आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स का, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर पूछेगा तो 5 मार्क्स में, अदरवाइज पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो 5 मार्क्स में, ठीक है, 5 मार्क्स में ही पूछेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु समाकलित वेग समीकरण यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए मैं बताऊंगा। जीरो ऑर्डर का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का भी बताऊंगा। अगर पूछ दिया तो 5 मार्क्स में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस थोड़ा सा 1-2 स्टेप याद रखेगा, बाकी जो मैथ वाले स्टूडेंट है उनको तो इंटीग्रेशन आता ही है, एकदम इजीली कर पाएंगे। और जो यहाँ पर बायोलॉजी वाले हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए देख रहे हैं कौन सा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है ना, यानी कि समाकलित वेग समीकरण जिसको बोलते हैं। तो वेग को हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं, ठीक। एक तो हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टेंट के रूप में, यानी कि माइनस का डी और यहाँ पर रिएक्टेंट अपॉन में dt, इक्वेशन 1 बना दीजिए। और एक हम लोग और लिखते हैं ऐसे k और यहाँ पर लिखते हैं a और फिर लिखते हैं b और इसके पावर में कुछ कुछ देते हैं, तो उससे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसको भी लिखेंगे, तो वेग इज इक्वल टू k और यहाँ पर r, ये पूरा हमारा रिएक्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जीरो, क्यों? क्योंकि हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया है, मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए ऑर्डर का जगह पर जीरो और किसी का भी पावर जीरो मतलब उसका मान 1, मतलब कि वेग इज इक्वल टू डायरेक्ट के। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे? आपस में बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वेग ही है और वेग है तो दोनों आपस में बराबर होगी ही, ऑब्वियसली बात है। तो दोनों को आपस में बराबर कीजिए, इस प्रकार से आ जाएगा। सिर्फ डी को यहाँ पर रखिए और माइनस और डी को उधर कर दीजिए, ठीक। माइनस और dt इधर आ गया और k तो अपनी जगह पर था ही, तो dr और इधर आ गया माइनस का k dt। इक्वेशन थर्ड क्या कर दीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा मान लेते हैं कि t बराबर 0 हमारा क्या है? ये हमारा प्रारंभिक है, यानी कि इनिशियल है, जिसमें कि हमारा जो r है ये जो r है r0 के बराबर है और t बराबर t पर किसी समय पर, ठीक है, t बराबर t पर ये rt के बराबर हो जाता है, जो कि क्या है? अभिकार की सांद्रता जो t समय पर, वही बात है, t समय पर अभिकार की सांद्रता, यानी कि टाइम इज इक्वल टू टी पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है? क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको थोड़ा सा मान लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। तो समीकरण 3 में दोनों और उचित समाकलन में वो भी कौन सा? आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंट मतलब कि निश्चित समाकलन। तो कहां से करेंगे? R0 से RT तक। कहां से? R0 से RT तक। इधर हमारा dr था और यहाँ पर 0 से t समय तक और माइनस का k dt। तो बस इंटीग्रेशन कीजिए, क्या आ जाएगा? इसका dr का क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं dt का क्या हो जाएगा? dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t ही होता है, तो dr का r जाएगा और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे इसका लिमिट R0 से RT तक और हमारा इधर माइनस का k dt, तो माइनस का k dt, तो k तो कॉन्स्टेंट है, k को बाहर लीजिए, बच जाएगा सिर्फ dt, तो dt का हो जाएगा t और 0 से t तक। बस यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए, बात बन जाएगा आपका। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि RT माइनस का R0 इज इक्वल टू माइनस का k और यहाँ पर फिर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। तो यही आपका आ जाएगा, यही बस यही आ गया। तो RT माइनस का R0 इज इक्वल टू KT, मतलब कि लिख सकते हैं कि RT इज इक्वल टू माइनस का KT प्लस R0, यही होता है जीरो ऑर्डर, यानी कि हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी कि क्या बोलते हैं? समाकृत वेग समीकरण। बस इसी को आपको दिखाना है, इतना ही प्रूफ कीजिएगा। ये मैंने एक्स्ट्रा में दिया है, आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी दीजिएगा, ठीक। मेन तो इतना ही आपको बोलेगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिखाने के लिए थोड़ा सा लिया था, इसका ग्राफ वगैरह, ठीक है, चाहे तो देख लीजिएगा, अदरवाइज इसका कोई यहाँ पर काम है नहीं। इसके बाद एक और देखिएगा, जरा सा एक और इसके बाद इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, मतलब इस वीडियो में इतना ही। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए या तो जीरो ऑर्डर के लिए पूछ देगा या फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछेगा, सेकंड थर्ड के लिए नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी लिखेंगे वेग लिखेंगे, मतलब कि वेग लिखेंगे, वेग, ठीक है। तो उसी का यूज करेंगे। एक तो लिख देंगे कि माइनस का डी अपॉन डी टी और एक इस प्रकार से। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर पावर 1 आ जाएगा, तो के या और यहाँ पर आ गया उसके पावर में, ए के पावर में 1, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में बराबर कीजिए, इक्वेशन 1 2 को आपस में बराबर कीजिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इस ए को यहाँ पर ले लीजिए, ऐसे ऐसे इस ए को यहाँ पर नीचे लीजिए, इस डी टी को उधर ठहर लीजिए और ये माइनस को भी इधर ही ले लीजिए। तो डी ए अपॉन में ए
और इधर हमारा माइनस का के डी टी बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहाँ से, ए नोट से ए टी तक, ए नोट वहाँ पर आर नोट से आर टी तक कर रहे थे ना, तो यहाँ से यहाँ पर ए नोट से ए टी तक करेंगे, ए नोट से ए टी तक, और यहाँ पर ये एच टी रहेगा, और यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ पर वही रहेगा 0 से टी तक, और माइनस का के डी टी। इधर वाला तो सेम बनेगा, बस इधर वाला में थोड़ा सा इस बार दूसरा लगेगा। क्यों, क्योंकि 1/x का हम लोग जानते हैं 1/x dx इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, log x, क्या log x। तो log यहाँ पर ए आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट तो रहेगा ही, तो फिर से पुट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि log at माइनस का log a1 a नॉट इज इक्वल टू kt, ठीक है। और यहाँ पर log at इज इक्वल टू आ जाएगा, log at इज इक्वल टू हमको चाहिए ना ये, तो ये उधर जाकर का प्रोसेस होगा, यानी कि माइनस का kt प्लस में log a नॉट। तो यही होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी कि क्या बोलते हैं, समाकलित वेग समीकरण। तो बस यही आपको प्रूव करना होगा, और ये पूछेगा तो डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। और ये तो मैंने ग्राफ खुद से बनाया है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए था। तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो आपको और दे दूँ, एक वीडियो कोशिश रहेगी, बाकी एक बार आप लोग मॉडल पेपर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मॉडल पेपर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो और आपको दे दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।